हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से आलोचना वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने खंड क कंप्लीट कर लिया था। खंड क का जो प्लेलिस्ट है वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य के विकास को देख लिया था। आज निबंध के बाद जो हमने प्रारंभ किया था जिस विधा को, वह था हिंदी आलोचना। आलोचना से हमने आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आधुनिक युग हिंदी भारतेंदु काल समीक्षा, इसे भी हमने देख लिया था। आधुनिक काल द्विवेदी युग, इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो सेक्शन हमें पढ़ना है छायावाद के अंतर्गत, वो हम एक बार देख लेते हैं। छायावाद और उसके बाद की आलोचना के अंतर्गत हमें पढ़ना है छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना। अगला जो है वह है प्रभाववादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक और अंतःचेतनावादी आलोचना, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना, शास्त्रीय समीक्षा, अन्वेषण एवं अनुसंधानपरक आलोचना, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। इसके साथ ही मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा, साहित्य का समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये सारे जो सब टॉपिक्स है वो छायावाद और उसके बाद के आलोचना पद्धति के रूप में है, और इन सभी सेक्शन को हम या तो इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और अगर ज़्यादा वो पोर्शन रहा तो फिर हम इसे 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रगतिवादी समीक्षक है इसे हम एक एक रचनाकार के रूप में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है छायावादी स्वच्छंदतावादी आलोचना। तो आज का जो शीर्षक है वह है छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना। इसके अंतर्गत हम छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना को देखेंगे, प्रभाववादी आलोचना को देखेंगे, और जो आगे आने वाली आलोचना पद्धति हैं उन्हें हम देखेंगे, जिनमें प्रभाववादी भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, अंतःचेतनावादी हैं या प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि के रूप में जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः कैसी थी। छायावाद से पहले हमने द्विवेदी युग की आलोचना पद्धति को देखा था, तो पृष्ठभूमि के रूप में हम एक बार इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः कैसी थी। ऑप्शन ए भौतिकवादी, ऑप्शन बी नैतिक एवं सुधारवादी, ऑप्शन सी आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी, ऑप्शन डी रोमांटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः थी नैतिक एवं सुधारवादी दृष्टि। तो यह जो विशेषता थी यह द्विवेदी युग की आलोचना पद्धति की विशेषता थी। नैतिक एवं सुधारवादी इसकी मूलतः जीवन दृष्टि थी। अगला जो प्रश्न है वह है द्विवेदी युग के समीक्षक काव्य की उत्कृष्टता की परख किस स्तर पर करते थे। ऑप्शन ए भावुकता के स्तर पर, ऑप्शन बी सौंदर्य के स्तर पर, ऑप्शन सी नैतिकता के स्तर पर, ऑप्शन डी बौद्धिकता के स्तर पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग के जो समीक्षक थे वो काव्य की उत्कृष्टता की परख किस रूप में करते थे? नैतिकता के स्तर पर। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्कृष्ट काव्य का नायक कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेम क्रीड़ा में लीन, ऑप्शन बी लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त, ऑप्शन सी आत्म सुख में निमग्न, ऑप्शन डी सौंदर्य का उपासक। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्कृष्ट काव्य का नायक कैसा होना चाहिए? सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्कृष्ट काव्य का नायक कैसा होना चाहिए? लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस युग के कवियों ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को अनावश्यक माना है। ठीक है, तो आवश्यक जिनके लिए था वो तो द्विवेदी युग था। अब यहाँ प्रश्न है किस युग के कवियों ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को अनावश्यक माना है। ऑप्शन है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी रीति युग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस युग के कवियों ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को अनावश्यक माना है? इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग। छायावाद युग में नैतिकता के बंधन नहीं थे, वहीं द्विवेदी युग में यह पूरी तरीके से हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे नैतिकता और सुधारवादी तत्व थे। अभी प्रस्तावना से ही, यानी छायावाद और उसके बाद की आलोचना की प्रस्तावना से ही प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और रामकुमार वर्मा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कवि पंत के अनुसार नवीन युग की आकांक्षाओं के अनुसार कवि की वीणा से क्या फूटा। ऑप्शन ए पुराने राग और छंद,
ऑप्शन बी नए गीत, छंद, राग आणि कल्पनाएं, ऑप्शन सी सामाजिक व्यंग, ऑप्शन डी धार्मिक भजन। तो कवि पंत के अनुसार नवीन युग की आकांक्षाओं के अनुसार कवि की वीणा से क्या फूटा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नए गीत, छंद, राग आणि कल्पनाएं। तो पंत के अनुसार जो नवीन युग की आकांक्षाएं हैं उनके अनुसार कवि की वीणा से क्या है, नए छंद निकले हैं, नए गीत निकले हैं, नई कल्पनाएं निकली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और इस कथन को भी देख लेते हैं। जो हमने प्रश्न देखा अभी उसके पूरे कथन को देख लेते हैं। तो कथन जो था उस प्रश्न में, कवि पंत के शब्दों में नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागनियाँ, नई कल्पनाएं फूट पड़ी हैं। और ये जो कथन है वह पल्लव की भूमिका से उद्धृत है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पल्लव की भूमिका से। या पूछा जाए कथन किनका है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि पंत का है। तो इसलिए हमारे लिए कथन क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने प्रश्न देख लिया लेकिन कथन को भी पूरा हमने देख लिया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें दो प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न के माध्यम से हमने दो प्रश्न को जान लिया। ठीक है, तो पल्लव की जो भूमिका है उसमें उन्होंने, जो कवि पंत है, उन्होंने इसे रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य में किसे प्रमुखता दी गई है? ऑप्शन ए, अभी बात हो रही है सिर्फ छायावादी काव्य में, अभी हम आलोचना पर बाद में जाएंगे। तो छायावादी काव्य में किसे प्रमुखता दी गई है? वस्तु विचार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी व्यक्ति चेतना, ऑप्शन सी भक्ति भाव, ऑप्शन डी समाज सुधार। तो छायावादी काव्य में किसे प्रमुखता दी गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति चेतना को। छायावादी काव्य में प्रमुखता किसे मिली है? व्यक्ति चेतना को। 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद के काव्य में व्यक्ति चेतना किस रूप में प्रकट हुई है? अब हम छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें यह जो व्यक्ति चेतना है वह किस रूप में आई है, इसे देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, प्रसाद के काव्य में व्यक्ति चेतना किस रूप में प्रकट हुई है? ऑप्शन ए आत्मरति, ऑप्शन बी अद्वैत भाव, ऑप्शन सी आनंद भाव, ऑप्शन डी परोक्ष रीति। जिसका सही उत्तर क्या होगा? प्रसाद के काव्य में जो व्यक्ति चेतना हमें दिखाई देती है, जो छायावाद की मुख्य विशेषता रही है, यह आनंद भाव के रूप में प्रकट हुई है। तो प्रसाद के काव्य में व्यक्ति चेतना किस रूप में आई है? आनंद भाव में। अगला प्रश्न है, पंत के काव्य में व्यक्ति चेतना का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए आत्मरति, ऑप्शन बी अद्वैत भाव, ऑप्शन सी आनंद भाव, ऑप्शन डी परोक्ष रीति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मरति। तो व्यक्ति चेतना प्रसाद में आनंद भाव के रूप में है और पंत में आत्मरति के रूप में है। ठीक है, एक बार हम पुनः देख लेते हैं। पंत के काव्य में व्यक्ति चेतना आत्मरति के रूप में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निराला के काव्य में व्यक्ति चेतना का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए आत्मरति, ऑप्शन बी अद्वैत भाव, ऑप्शन सी आनंद भाव, ऑप्शन डी परोक्ष रीति। तो निराला के काव्य में व्यक्ति चेतना किस रूप में है? अद्वैत भाव के रूप में है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अद्वैत भाव किनका हो जाएगा? निराला का। आत्मरति किनका है? पंत का। वहीं अगर हम आनंद भाव की बात करें तो प्रसाद का। ठीक है, और निराला का हो गया अद्वैत भाव। महादेवी के काव्य में व्यक्ति चेतना का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए आत्मरति, ऑप्शन बी अद्वैत भाव, ऑप्शन सी आनंद भाव, ऑप्शन डी परोक्ष रीति। तो हमने 3 देख लिया, आत्मरति, अद्वैत भाव और आनंद भाव। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? परोक्ष रीति। तो महादेवी के काव्य में व्यक्ति चेतना किस रूप में आई है? परोक्ष रीति। तो छायावाद के 4 स्तंभ जो थे, प्रसाद, पंत और महादेवी और निराला, इन चारों में व्यक्ति चेतना उसी रूप में है जो छायावाद की जो मूल विशेषता है वह हमें इनके काव्य में भी दिखाई देती है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो अलग है। अगर हम प्रसाद की बात करें तो प्रसाद में जो व्यक्ति चेतना है वह आनंद भाव के रूप में है। वहीं अगर हम निराला की बात करें तो निराला के जो काव्य में व्यक्ति चेतना है वह है अद्वैत भाव के रूप में। पंत के काव्य में जो व्यक्ति चेतना है वह आत्मरति के रूप में है, और महादेवी के काव्य में जो व्यक्ति चेतना है वह परोक्ष रीति के रूप में है, रति के रूप में है। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित वह है, छायावादी कवियों के मूल्यांकन के लिए कौन सा नवीन समीक्षा सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ है? ऑप्शन ए धर्मवादी आलोचना, ऑप्शन बी यथार्थवादी आलोचना, ऑप्शन सी छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऑप्शन डी व्यवहारवादी आलोचना। तो छायावादी कवियों के मूल्यांकन के लिए कौन सी समीक्षा पद्धति का
प्रतिष्ठित हुई है। सही उत्तर क्या होगा? छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना। अब हम आलोचना की ओर बढ़ रहे हैं। तो छायावाद के जो कवि हैं उनका अगर उचित मूल्यांकन करना हो तो हम किस आधार को ग्रहण करेंगे? छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना को। ठीक है, इसमें जो स्वच्छंदतावादी या छायावादी है, इसके साथ ही एक और शब्द प्रयुक्त होता है सौष्ठववादी। तो तीनों का जो अर्थ है या उसके मूल में जो विशेषताएं हैं वो समान है। तो आप उसे छायावादी आलोचना भी कह सकते हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचना भी कह सकते हैं, या फिर सौष्ठववादी आलोचना भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही आलोचना पद्धति हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? छायावादी कवियों के मूल्यांकन के लिए। अभी हमारे समक्ष है छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना, जिसे हमें आज पढ़ना है। इससे पहले हम प्रारंभ करें, हम इसके जो मूल लेखक हैं उनको भी देख लेते हैं, या तथ्य देख लेते हैं। इसका जो पहला तथ्य है, छायावादी या स्वच्छंदवादी आलोचकों में कौन कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो विशेष रूप से 3 आलोचक जो हैं वो उल्लेखनीय हैं छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में। वो है नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इन तीनों का जो नाम है वह स्वच्छंदतावादी आलोचक या फिर छायावादी आलोचक के रूप में, या सौष्ठववादी आलोचक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो नाम हैं वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना से संबंधित। पहला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो आलोचना के प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वच्छंदतावादी आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना या छायावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, हालांकि शांति प्रिय द्विवेदी का भी नाम उल्लेखनीय है, लेकिन जब प्रमुख की बात आएगी या प्रधान की बात आएगी तो वहाँ पे हम नंद दुलारे वाजपेयी का नाम जो है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला जो प्रश्न है वह है वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी के विषय में है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किस सिद्धांत को पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़ा है? ऑप्शन ए धर्म सिद्धांत को, ऑप्शन बी रस सिद्धांत को, ऑप्शन सी तर्क सिद्धांत को, ऑप्शन डी भाषा सिद्धांत को। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किस सिद्धांत को पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इन्होंने रस सिद्धांत से जो रस सिद्धांत है उसे पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़ा है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो पहला जो पॉइंट है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भारतीय रस सिद्धांत को, ठीक है, भारतीय रस सिद्धांत को पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़कर इन शब्दों में अपने काव्यादर्श की घोषणा की है। तो नंद दुलारे वाजपेयी का यह जो कथन है यह महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है, उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है और उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। तो यह जो कथन है यह नंद दुलारे वाजपेयी जी ने काव्य आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है कि काव्य उनके अनुसार काव्य किस रूप में है, उसकी क्या स्वतंत्र सत्ता है, उसे उन्होंने इस कथन के माध्यम से व्याख्यायित किया है। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो कथन, दूसरा रस सिद्धांत को उन्होंने पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़ा है। तो भारतीय अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो उनमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है रस सिद्धांत, उसकी जो तुलना है या उसको कह सकते हैं जोड़ने की जो बात है वो पाश्चात्य संवेदनशीलता से अगर जोड़ा है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने यह कार्य किया है। तो उल्लेखनीय जो इनका विशेष योगदान है वह इस रूप में भी है। जो इनका दूसरा जो तथ्य है वो भी देख लेते हैं। ठीक यही घोषणा अपनी काव्य प्रतिभा के उन्मेष काल में प्रसाद जी ने इंदु के माध्यम से की थी। यानी काव्य के विषय में जो मत नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, यही उल्लेख, यही या मत या यही प्रचार जो विचार है वह प्रसाद जी भी रखते हैं और इन्होंने इंदु पत्रिका के माध्यम से यह घोषणा की थी। जो प्रसाद जी का कथन है वो भी देख लेते हैं। साहित्य का कोई विशेष लक्ष्य
साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति है, सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। इससे प्रकट है कि द्विवेदी युग के भीतर से ही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां स्फुटित होने लगी थी। तो प्रसाद के रूप में अगर हम देखें, प्रसाद जी का यह जो विचार है वो कहीं ना कहीं नंदुलारे वाजपेयी जी से पूर्व यह जो उन्होंने घोषणा की है काव्य के स्वतंत्र सत्ता के रूप में, तो वह भी क्या है, एक आदर्श के रूप में है। यानी अगर हम देखें तो जो द्विवेदी युग में जो अगर हम देखें कि वहाँ नैतिकतावादी और सुधारवादी प्रवृत्ति थी, उसके साथ ही जो काव्य की स्वतंत्र सत्ता की जो बात होती है वह भी हमको कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में ही प्रस्फुटित होते हुए दिखाई दे रही है, जो इन प्रसाद जी ने रेखांकित भी किया है कि यह जो प्रवृत्ति है कि स्वच्छंदता की या फिर स्वतंत्र सत्ता की साहित्य की, वह हमको द्विवेदी युग में ही स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगा था। अगला जो प्रश्न है, साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति किस वाद का केंद्रीय तत्व है? प्रश्न का ऑप्शन है, पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा स्वच्छंदतावाद, चौथा छायावादोत्तर युग। तो साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति यह किस वाद का केंद्रीय तत्व है? सही उत्तर होगा स्वच्छंदतावाद। अभी हमने देखा कि स्वच्छंदतावाद की जो मूल जो विशेषता है वो यही है कि साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति है, मतलब वह किसी से बंधन युक्त नहीं है। ठीक है, तो तथ्य क्या है इसमें, इससे संबंधित स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। अब यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है और यह कथन किनका हो जाएगा? रामचंद्र तिवारी का, क्योंकि पुस्तक में जब ऐसे ही कोई कथन महत्वपूर्ण अगर हमें दिखाई देता है तो वह कथन किनका है? लेखक के अपने निजी और विचार होंगे। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा जो है इसे क्या कहा जा रहा है? को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। तो पाश्चात्य का जो रोमांटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी साहित्य या साहित्य की जो स्वच्छंदतावादी समीक्षा है उससे उसकी जो समानता है वह दिखाई गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें, यह उसका भारतीय संस्करण है। ठीक है, रोमांटिसिज्म का। अगला जो प्रश्न है वह है, पंत जी की कृति पल्लव की तुलना किन कवियों की रचना लिरिकल बैलेट से की गई है? तो पहले तो प्रश्न क्या है कि पंत जी की जो पल्लव है इसकी तुलना किससे हुई है? लिरिकल बैलेट से। लिरिकल बैलेट्स किन कवियों की रचना है, यह प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन में है शेली और किट्स, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ऑप्शन सी बायरन और ब्लैक, ऑप्शन डी टेनिसन और ब्राउनिंग। तो जो लिरिकल बैलेट्स हैं वह कृति वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन है? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। लिरिकल बैलेट से किसकी तुलना की गई है? पल्लव की। ठीक है, और पल्लव के जो रचनाकार हैं वो कौन है? पंत जी हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें, जो हमने अभी पहले जो पढ़ा कि पाश्चात्य संस्करण जो पाश्चात्य पद्धति है रोमांटिसिज्म का, वह हम किस रूप में देखते हैं? भारतीय संस्करण उसका क्या है? स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति। वहीं उसका जो आधार अगर हम देखें तो लिरिकल बैलेट्स हैं, वहाँ पे एक कृति, उसकी तुलना यहाँ की जो कृति है पंत जी की कृति पल्लव, उसकी तुलना वहाँ हो रही है इसी रूप में। इस प्रश्न का जो तथ्य है वह देख लेते हैं। आलोचकों ने पंत जी के पल्लव की तुलना वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल बैलेट से की है और उसे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो कहा है। ठीक है, तो पल्लव को हिंदी छायावाद का मैनिफेस्टो कह सकते हैं या रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो कह सकते हैं। तो इस रूप में जो पल्लव की जो विशेषता रही है वह हमको आलोचकों ने बताया है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, छायावाद की बृहत्त्रयी। ठीक है, किन कवियों को कहा गया है? छायावाद के चार स्तंभ, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, साढ़े चार कवि जो हैं छायावाद के, इस रूप में भी कई प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है वह छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में है। किन कवियों को कहा गया है? पहला है प्रसाद निराला पंत, दूसरा है महादेवी पंत बच्चन, तीसरा है बच्चन प्रसाद शुक्ल, चौथा है निराला द्विवेदी जैसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रसाद निराला पंत छायावाद की बृहत्त्रयी है। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद निराला पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्यबोधक। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद निराला पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्यबोधक मूल्यों की दृष्टि से की और इन्हें छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया।
अगर प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद के बृहत्त्रयी के रूप में प्रसाद, निराला और पंत का उल्लेख किसने किया है या किस आलोचक ने माना है इन्हें, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नंदुलारे वाजपेयी। एक प्रश्न जो हमने प्रश्न के माध्यम से देखा कि कौन है बृहत्त्रयी में, तो प्रसाद, निराला, पंत। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हमारे लिए दोनों हो जाएंगे कथन, यानी कौन कौन बृहत्त्रयी में शामिल है और इस बृहत्त्रयी की संज्ञा किसने दी है, तो नंदुलारे वाजपेयी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद की केंद्रीय चेतना किससे संबद्ध मानी है? ऑप्शन ए मार्क्सवाद से, ऑप्शन बी गांधी एवं रविंद्र की मानववादी दृष्टि से, ऑप्शन सी अध्यात्मवाद से, ऑप्शन डी लोक जीवन से। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जो हमने देखा था कि छायावाद के जो आलोचक, 3 आलोचक थे, जिनमें नंदुलारे वाजपेयी थे, शांतिप्रिय द्विवेदी थे और नगेंद्र थे। तो शांतिप्रिय द्विवेदी के संबंध में जो प्रश्न है वह है छायावाद की केंद्रीय चेतना जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि छायावाद की जो केंद्रीय चेतना है वह गांधी एवं रविंद्र की मानववादी दृष्टि से। तो ये किनके अनुसार है या किनकी मान्यता है? शांतिप्रिय द्विवेदी की मान्यता है। तथ्य देख लेते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी की समीक्षा पद्धति में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव लक्षित होता है। वे छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अभिभूत थे। तो शांतिप्रिय द्विवेदी की अगर आलोचना पद्धति के विषय में बात किया जाए तो इन्होंने 3 इनके जो मत हैं वो दिखाई देते हैं। पहला तो ये है, इनके विषय में 3 जो जानकारी है वह प्राप्त होती है। पहला कि इन्होंने जो छायावाद का जो केंद्रीय तत्व माना है वह गांधी और रविंद्र की मानववादी दृष्टि से माना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको इनके विषय में पता चलती है वो है शांतिप्रिय द्विवेदी की समीक्षा पद्धति में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव है। तो तर्क का कहीं ना कहीं हमको इनके समीक्षा में अभाव दिखाई देता है। तीसरा जो पॉइंट है वह छायावाद के रागात्मक प्रभाव से क्या थे? अभिभूत थे। तो रागात्मक प्रभाव जो है इन पर विशेष रूप से रहा है छायावाद का, लेकिन वहाँ पर क्या है? तर्क का अभाव हो जाता है। यह जो 3 विशेषता है वह छायावाद के संबंध में शांतिप्रिय द्विवेदी का रहा है। ठीक है, अगले जो आलोचक थे छायावाद से संबंधित वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित जो पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा किस दृष्टि से की है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक दृष्टि से, ऑप्शन बी सौंदर्य बोधात्मक दृष्टि से, ऑप्शन सी प्रगतिवादी दृष्टि से, ऑप्शन डी नारीवादी दृष्टि से। तो नगेंद्र के अनुसार सुमित्रानंदन पंत की अगर समीक्षा दृष्टि को देखें तो इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर होगा सौंदर्य बोधात्मक दृष्टि से। ठीक है, तो नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत की जो समीक्षा की है वह सौंदर्य बोधात्मक दृष्टि से की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों की दृष्टि से की है। यह समीक्षा अधिक संतुलित एवं तर्कपूर्ण है। 1940 तक आते आते छायावाद का ह्रासोन्मुख हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि छायावादी आलोचना का जो अंत है वह कब आया है, तो 1940 के आसपास यह पूरी तरीके से समाप्त होता है। और अगर प्रश्न के माध्यम से अगर हम देखें तो 1938 में उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा प्रस्तुत की थी और उसका जो आधार था वह छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौंदर्य की दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के बाद कौन सी आलोचना पद्धति का उदय हुआ? ऑप्शन ए प्रतीकवादी समीक्षा, ऑप्शन बी अस्तित्ववादी समीक्षा, ऑप्शन सी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा, ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक समीक्षा। तो स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचना के बाद कौन सी आलोचना पद्धति का उदय हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा का उदय हुआ है। तो छायावाद के बाद मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षा का उदय हुआ। अगला प्रश्न है प्रभाववादी समीक्षा के उन्मेष के मूल में कौन सा तत्व प्रमुख था? ऑप्शन ए बुद्धिवाद, ऑप्शन बी भावाकुलता, ऑप्शन सी तर्कशीलता, ऑप्शन डी सामाजिक दृष्टि। तो प्रभाववादी आलोचना या समीक्षा भी एक तत्व रहा है और इसके मूल में कौन सा प्रमुख तत्व रहा है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रभाववादी समीक्षा के उन्मेष में जो मुख्य तत्व रहा है वह भावाकुलता है। तो भावाकुलता के कारण एक और समीक्षा पद्धति का निर्माण हुआ या उसका उदय हुआ, वह है प्रभाववादी समीक्षा। अगला जो प्रश्न है वह है छायावाद आलोचना के ह्रास के साथ साथ एक अन्य आलोचना पद्धति का आरंभ हुआ, वह कौन सी आलोचना पद्धति थी? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी नई कविता, ऑप्शन डी प्रभाववादी आलोचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रभाववादी आलोचना।
यानी प्रगतिवाद तो एक आलोचना के रूप में उदय हो ही रहा था, साथ ही प्रभाववादी आलोचना भी इसके साथ ही उदय हुआ है इसका। तो दो अलग अलग पद्धति है, यानी छायावाद के ह्रास के बाद प्रभाववादी आलोचना का भी उदय हुआ, साथ ही प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना का भी उदय हुआ। अब हम प्रभाववादी आलोचना को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम जो हमारा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा जो है उसे हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रभाववादी आलोचना का जो अंश है वह सीमित है, यानी ज़्यादा आलोचक इससे नहीं जुड़ पाए। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है यानी प्रभाववादी आलोचना, यह महत्वपूर्ण है और जो संबंधित प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रभाववादी आलोचना किसके प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया मानी जाती है? ऑप्शन ए समाज के प्रति, ऑप्शन बी कवि के जीवन के प्रति, ऑप्शन सी काव्य वस्तु के प्रति, ऑप्शन डी भाषा शैली के प्रति। इसका सही उत्तर होगा काव्य वस्तु के प्रति। प्रभाववादी आलोचना किसके प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया मानी जाती है? काव्य वस्तु के प्रति। इससे पहले एक और जो तथ्य हमने देखा प्रभाववादी आलोचना, उसकी केंद्रीय तत्व के रूप में क्या था? भावाकुलता थी। तो प्रभाववादी आलोचना के केंद्रीय तत्व के रूप में अगर हम देखें तो भावाकुलता प्रधान थी। मार्मिक जो प्रतिक्रिया है वह किसके प्रति है प्रभाववादी आलोचना की? वह काव्य वस्तु के प्रति है। ठीक है, तो यह दो तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं प्रभाववादी आलोचना से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वह प्रभाववादी आलोचना से ही है। प्रभाववादी आलोचक सबसे पहले क्या करता है? ऑप्शन ए कृति की भाषा का विश्लेषण करता है, ऑप्शन बी काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, ऑप्शन सी कवि के जीवन की विवेचना करता है, ऑप्शन डी समाज का अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभाववादी आलोचक सबसे पहले क्या करता है? काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रभाववादी आलोचना का आभास सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए शांतिप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। तो किसने हिंदी में प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया है सर्वप्रथम? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा। ठीक है, तो हिंदी में प्रभाववादी आलोचक के रूप में सबसे प्रमुख जो नाम आता है वह है पदम सिंह शर्मा का। ठीक है, तो आलोचक को आप ध्यान रखेंगे और साथ ही उनसे संबंधित जो पद्धति है उन्हें भी ध्यान रखेंगे। जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी का स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी या फिर छायावादी आलोचक के रूप में इनका नाम विख्यात है। ठीक है, अगर हम पदम सिंह शर्मा की बात करें तो ये प्रभाववादी आलोचक के रूप में। हिंदी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतई की। ठीक है, तो अगर प्रभाववादी आलोचना की बात हो जाए तो वहाँ पे कृति कौन सी महत्वपूर्ण हो जाएगी? पदम सिंह शर्मा की बिहारी सतई। तो तथ्य क्या है? हिंदी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतई की आलोचना करते समय प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया था। तो इसकी आलोचना जो पद्धति है वो क्या है? प्रभाववादी आलोचना पद्धति है। राइटर कौन है? जो लेखक हैं, आलोचक हैं, वह है प्रभाववादी आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना किस प्रकार की हो गई थी? यानी पहले तो वो छायावादी और स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी आलोचक के रूप में थे, बाद में इनकी आलोचना किस प्रकार की हो गई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी मनोविश्लेषिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शांतिप्रिय द्विवेदी की जो आलोचना है वह प्रभाववादी आलोचना के रूप में ही विकसित होने लगी। तो पहले वो सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आप कह सकते हैं या छायावादी आलोचक के रूप में विख्यात थे, फिर उन्होंने प्रभाववादी आलोचना पद्धति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। अगला जो प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय ने नूरजहां की आलोचना किस पद्धति में की? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी प्रगतिवादी, ऑप्शन डी शास्त्रीय। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय ने नूरजहां की आलोचना प्रभाववादी पद्धति में की है। प्रश्न यहाँ से दो बन गए हैं, यानी अगर प्रश्न पूछा जाए नूरजहां की आलोचना किसने प्रस्तुत की तो उत्तर क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा प्रश्न क्या है? किस पद्धति में की? तो प्रभाववादी पद्धति में की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मार्क्सवादी खेमे के विचारक, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भगवत शरण उपाध्याय जो है वो मार्क्सवादी विचारक के रूप में भी हैं या आलोचक के रूप में भी हैं। तो मार्क्सवादी खेमे के विचारक श्री भगवत शरण उपाध्याय ने गुरुभट्ट सिंह की, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए नूरजहां की जो कृति है वह उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो गुरुभट्ट सिंह हैं। गुरुभट्ट सिंह की नूरजहां की आलोचना इसी पद्धति पर की है। वे स्वयं कहते हैं, नूरजहां के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा है। फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियों एक मिनट
यहाँ जो कथन है वह खुल पड़ी है, ठीक है, यहाँ ल आएगा, यहाँ खुल पड़ी, पड़ा नहीं पड़ी, ठीक है, ये दो शब्द यहाँ से। फिर से हम देख लेते हैं कथन को। मार्क्सवादी खेमे के विचारक श्री भगवत शरण उपाध्याय ने गुरुभक्त सिंह की भक्त की नूरजहाँ की आलोचना इसी पद्धति पर की है। वे स्वयं कहते हैं, नूरजहाँ के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियाँ खुल पड़ी। मैं एक बात स्पष्टतया कह देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभवी और समानधर्मी का है, ठीक है, समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभवी और समानधर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूँ। जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है, प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता है। तो ये जो कथन है यह भगवत शरण उपाध्याय का कथन है। और जब वो गुरुभक्त सिंह की कृति नूरजहाँ की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने खुलकर यह स्वीकार किया है कि वो एक प्रभाववादी आलोचक के रूप में है, यानी उनकी जो कथन है उससे यह स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम कथन को पुनः देखें तो वे स्वयं कहते हैं, नूरजहाँ के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियाँ खुल पड़ी। मैं एक बात को स्पष्टतया कह देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभवी और समानधर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूँ। जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है, अनुकूल प्रभाव का, एक मिनट, हाँ, स्पर्श होता है, प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो जो भगवत शरण उपाध्याय का यह कथन है उनकी एक स्वीकृति के रूप में है कि वह प्रभाववादी आलोचक हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया हमारे लिए कि किस पद्धति के रूप में नूरजहाँ की आलोचना को प्रस्तुत किया गया है, तो प्रभाववादी पद्धति। दूसरा, नूरजहाँ की जो कृति है, नूरजहाँ किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, गुरुभक्त सिंह की कृति है, ठीक है। और किसने नूरजहाँ की समीक्षा प्रस्तुत की, तो भगवत शरण उपाध्याय ने प्रस्तुत की। या फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मैं प्रभाववादी हूँ और जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता, यह कथन किनका है, तो भगवत शरण उपाध्याय का कथन है, ठीक है। तो तथ्य को भी साथ में देखते हुए जाना है, क्योंकि अगर प्रश्न बनेंगे तो इस रूप में भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रभाववादी आलोचक से, प्रभाववादी आलोचक आलोचना करते समय क्या बन जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक सुधारक, ऑप्शन बी काव्य विश्लेषक, ऑप्शन सी कवि का समानधर्मी सर्जक, ऑप्शन डी अन्वेषक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कवि का समाजधर्मी सर्जक बन जाता है ना, क्योंकि जब प्रभाव ग्रहण होता है तो वह उसी अनुरूप उसको कहते हैं महसूस करना प्रारंभ करने लगता है, तो वह कवि का समानधर्मी सर्जक बन जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, किस कारण से प्रभाववादी समीक्षा का उचित विकास नहीं हो पाया। ऑप्शन ए भाषा की जटिलता के कारण, ऑप्शन बी मार्क्सवादी समीक्षा की बौद्धिक तर्कपूर्ण पद्धति के कारण, ऑप्शन सी कवियों की उदासीनता के कारण, ऑप्शन डी ऐतिहासिक समीक्षा का प्रभुत्व के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जो प्रभाववादी समीक्षा है उसका उचित इस विकास जो है वह किस कारण नहीं हो पाया था। सही उत्तर होगा मार्क्सवादी समीक्षा की बौद्धिक व तर्कपूर्ण पद्धति के कारण। तो तर्कपूर्ण जब तक आपके पास कह सकते हैं आधार नहीं होगा तब तक वह जो पद्धति है या जो समीक्षा का जो वह आधार है वह फलीभूत नहीं हो पाएगा या उस रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। तो मार्क्सवाद में तर्क प्रधान था, बौद्धिकता प्रधान थी, इस कारण उसका विकास जो है व्यापक स्तर पर हो पाया। अगला जो प्रश्न है वह इसी से संबंधित है, हिंदी आलोचना में प्रभाववादी समीक्षा के बाद कौन सी नई पद्धतियाँ विकसित हुई। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वर्णनात्मक, ऑप्शन बी समाजशास्त्रीय, मनोविश्लेषिक और ऐतिहासिक, ऑप्शन सी शास्त्रीय, प्रगतिशील और प्रतीकवादी, ऑप्शन डी सैद्धांतिक, भाववादी और स्वच्छंदतावादी। तो सही उत्तर क्या होगा, समाजशास्त्रीय, मनोविश्लेषिक और ऐतिहासिक। प्रभाववादी समीक्षा के बाद ये तीन प्रवृत्तियां जो है वह सामने आई, समाजशास्त्रीय, मनोविश्लेषिक और ऐतिहासिक समीक्षा।
तथ्य देख लेते हैं। स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचनाओं के बाद स्वच्छंदतावादी हमारी कौन सी पद्धति हो गई, छायावाद की जो आलोचना पद्धति है। उसके बाद प्रभाववादी आलोचना आई। इसके बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में समाज शास्त्रीय या प्रगतिवादी समीक्षा भी कह सकते हैं, या इसको मार्क्सवादी समीक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो समीक्षा पद्धति हम देखते हैं वह है मनोवैश्लेषिक या अंतःचेतनावादी। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो समीक्षा पद्धति है वह ऐतिहासिक या सांस्कृतिक। इन 3 नवीन समीक्षा सिद्धांतों एवं पद्धतियों का विकास हुआ। तो पहले कौन सी है, स्वच्छंदतावादी, जिसे हम छायावाद युग में देखते हैं। फिर प्रभाववादी आलोचना है। फिर उसके बाद समाजशास्त्रीय, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आप कह लीजिए, ये पद्धति विकसित हुई। फिर मनोविश्लेषिक और अंतःचेतनावादी पद्धति का विकास हुआ, और बाद में फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह द्विवेदी युग में किस प्रकार की समीक्षा का विशेष उत्कर्ष हुआ। ऑप्शन ए प्रभाववादी, ऑप्शन बी सैद्धांतिक एवं अनुसंधान परक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी मनोवैश्लेषिक। तो वहाँ अगर हम देखें द्विवेदी युग में सैद्धांतिक एवं अनुसंधान परक जो समीक्षा पद्धति है इसका विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ है। अगला प्रश्न है प्रभाववादी समीक्षा का मूल लक्षण क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण विश्लेषण करना, ऑप्शन सी सहृदय की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति करना, ऑप्शन डी ऐतिहासिक प्रमाणों का उपयोग करना। तो अब तक जो हमने समझा प्रभाववादी समीक्षा का जो मूल लक्षण है वह क्या है, सहृदय की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, क्योंकि तर्कपूर्ण विश्लेषण अगर इसमें होता तो मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति का विकास ही नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण विश्लेषण का प्रभाववादी समीक्षा में अभाव है, इस कारण इसका सही उत्तर वो नहीं होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। सहृदय की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति ही प्रभाववादी समीक्षा का मूल लक्षण है। अगला जो समीक्षा पद्धति है वह है मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना। इसके बाद फिर हम ऐतिहासिक समीक्षा को देखेंगे, और अंत में हम जाकर मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या समाजशास्त्री समीक्षा को देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।